Hello guys, welcome to my channel. Today we will start our chapter number 1 of class 10th which is chemical reaction and equation. इसी चैनल पे हम रेगुलरली क्लास 11th और 12th के सिलेबस की वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराएं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन देन व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। तो पहले हम पढ़ लेते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन की अगर मैं आपको डायरेक्टली डेफिनेशन बताऊं तो है कि व्हेनेवर टू और मोर रिएक्टेंट्स टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस देन इट इज़ देन वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी कि जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कुछ भी नया बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। और केमिकल इक्वेशन क्या है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज केमिकल इक्वेशन। यानी कि अगर हम केमिकल रिएक्शन को ही सिंबल्स के फॉर्म में लिख दें तो वो कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मान लीजिए C+O2 बिकम CO2, यानी कि कार्बन का एक मॉलिक्यूल प्लस में ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन हो गई कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ये तो है केमिकल रिएक्शन। और अगर मैं इसी को सिंबल्स की फॉर्म में लिख दूं जैसे कि C+O2 बिकम CO2 तो ये कहलाएगी एक केमिकल इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये कई टाइप्स की होती हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे यहाँ पे ये कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। इन एक्टिविटीज़ में फर्स्ट जो एक्टिविटी है 1.1 उसमें सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन करवाई गई है, उसी को बताया गया है। जैसे इसमें बोला है कि पहले आप एक मैग्नीशियम रिबन को जो कि 2 सेंटीमीटर से कट कीजिए और उसे एक सैंड पेपर की हेल्प से आप क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद उसे एक पेयर ऑफ टोंग्स की हेल्प से पकड़ के आप जला दीजिए। उसके बाद जो ऐश जो बनेगी वो क्या होगा, जो आपको वाइट कलर की ऐश राख जो मिलेगी वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस वजह से फॉर्म हुआ है? जो ये मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन के बीच में जो हमारी रिएक्शन हुई है उसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है? चेंज इन स्टेट में चेंज आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए आइस है वो पिघल कर पानी बन गई। ठीक है, ये एक रिएक्शन है लेकिन ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती, मतलब जिसमें हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिला है। लाइक हम पानी को वापस से फ्रीज करके बर्फ़ बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे स्टेट में चेंज आ जाना, लाइक प्लास्टिक पिघल जाए, मतलब किसी भी चीज़ की स्टेट में चेंज आ जाना। चेंज इन कलर, किसी भी चीज़ के कलर में चेंज आ जाना। इवोल्यूशन ऑफ गैस, लाइक जैसे किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो कोई गैस निकलती है, इस तरह से किसी गैस का निकलना या फिर टेम्परेचर में चेंज होना, ये सब क्या है? ये सब एक केमिकल रिएक्शन को दिखाती हैं। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमें समझ में आ ही गया है कि केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिखना ही क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। जैसे केमिकल इक्वेशन रिएक्शन हमें दे रखी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बिकम मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि अगर अब हम इसे केमिकल इक्वेशन बनाना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? Mg+O बिकम्स MgO, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन को हमने जब सिंबल्स की फॉर्म में लिखा तो हम इसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन। अब ये आ गया राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कि हम एक केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है उसके सिंबल्स का हम इस्तेमाल करेंगे और एक केमिकल इक्वेशन लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Mg+O2 बिकम्स MgO। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि जो हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ये बैलेंस भी होनी चाहिए। लाइक देखिए जैसे यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन जो दी हुई है Zn+H2SO4 बिकम्स Zn+SO4+H2। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट साइड, जो एरो के लेफ्ट वाली साइड होती है वो होती है रिएक्टेंट साइड, और जो एरो के राइट वाली साइड होती है वो होती है प्रोडक्ट साइड। ठीक है, इधर साइड तो लेफ्ट साइड तो जो भी चीज़ें रिएक्ट हो रही हैं आपस में वो लिखी जाती हैं, और प्रोडक्ट साइड जो हमें मिल रहा है वो लिखा जाता है। तो Zn H2SO4 के साथ रिएक्ट करके बना रहा है Zn SO4+H2।
यानी कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है और बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी जिंक का कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल है, और रिएक्टेंट साइड भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और सल्फर का एक, दोनों साइड एक है, और ऑक्सीजन के इधर रिएक्टेंट साइड भी 4 मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट साइड भी 4 मॉलिक्यूल्स हैं। यानी कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस है, यानी कि रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी दोनों तरफ बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड होने चाहिए एलिमेंट के, तभी हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस मानी जाती है। और इसको हम शो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो टेबल दी हुई है इसमें देखिए एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में हमने डाले हुए हैं कि क्या क्या हमारे पास एलिमेंट है, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट साइड LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एरो के लेफ्ट साइड उसके कितने एटम्स हैं, एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। जैसे जिंक का 1 था, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4। ऐसे ही फिर दूसरी साइड हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, यानी कि RHS राइट हैंड साइड कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो भी हमने लिख दिया, उधर भी सेम है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, अगर ये बैलेंस नहीं होती तो हम इसे बैलेंस करते। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स इधर होते उतने ही मॉलिक्यूल्स हम दूसरी साइड पे भी करते। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ द सेम ऑन बोथ साइड्स द एरो, यानी कि एरो के दोनों तरफ जो हमारी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बिल्कुल सेम है, तो यानी कि ये जो केमिकल इक्वेशन है वो ऑलरेडी बैलेंस है। अब ये कह रहे हैं कि लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो अब इन्होंने ये जो केमिकल इक्वेशन दी है अब हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। तो इसमें क्या है, Fe प्लस H2O बिकम्स Fe3O4 प्लस H2, यानी FeH2O के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। सबसे पहले तो हमारे पास जो जो एलिमेंट्स हैं ना, हम उनके चारों तरफ जो फार्मूला है उनके चारों तरफ एक एक बॉक्स बना लेंगे, उनके अंदर हम अभी कोई भी चेंज नहीं करेंगे। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये जो अनबैलेंस इक्वेशन है इसके हर एलिमेंट्स में रिएक्टेंट साइड्स और प्रोडक्ट साइड कितने नंबर ऑफ एटम्स है, इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे। जैसे हम ये टेबल बना के दी हुई थी, सेम इसी तरीके से हम टेबल बना लेंगे। पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड कितने हैं वो लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में कितने हैं वो लिखेंगे। थर्ड स्टेप हम करेंगे, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इट मे बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इन दैट कंपाउंड, सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये कह रहे हैं कि मतलब सबसे पहले जिस एलिमेंट के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं कंपाउंड में, हम उसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है आप उसे चूज़ कीजिए और सबसे पहले आप उसे बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4। तो अगर हम इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं कि जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं उसे सबसे पहले बैलेंस करें, तो उस हिसाब से हमें Fe3O4 को सबसे पहले बैलेंस करना चाहिए। एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन एलिमेंट है उसको, क्योंकि Fe के पास 3 है और O के पास 4 है, आयरन के पास 3 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के पास 4, तो इस कंपाउंड में भी हम पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS एंड ओनली 1 ऑन द LHS, यानी कि इस इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पे तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं लेकिन रिएक्टेंट साइड तो सिर्फ एक ही है, तो हमें उधर साइड भी ऑक्सीजन के कितने चाहिए, 4 एलिमेंट्स चाहिए। तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम इनिशियल यानी कि पहले कितने थे, इन रिएक्टेंट साइड पे 1 था, जो कि किस में था, H2O में था, एक ही मॉलिक्यूल था, एक ही एटम था। इन प्रोडक्ट साइड में कितने, 4, और वो किस में है, Fe3O4। टू बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और प्रोडक्ट साइड में तो ऑलरेडी 4 है ही, तो यहाँ पे हमने H2O के आगे क्या लगा दिया, 4।
जब भी हम आगे ऐसे कोई भी नंबर लगाते हैं तो वो हमारे पूरे कंपाउंड के साथ लग जाता है। लाइक जैसे H2O के आगे 4 लगाया है ना, तो O के तो 4 हो गए, लेकिन H2 4 टू ज़ा 8, यानी कि H के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, अब 4 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे ये टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। यानी कि हम इस फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम सिर्फ O के साथ 4 नहीं लगा सकते हैं, जैसे इन्होंने H2O4 लिख दिया ना, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ आगे ही कोई नंबर लगा के चेंज कर सकते हैं। नाउ द पार्शली बैलेंस इक्वेशन बिकम्स, अब जो हमारी इक्वेशन है हमने जो चेंज किया है ओ के साथ मतलब ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड 4 एटम्स करने के लिए, उसके बाद हमारी केमिकल इक्वेशन अब कैसे दिखेगी, इस तरह से Fe प्लस 4 एटम्स ऑफ H2O यानी वाटर के 4 एटम्स बिकम्स Fe3O4 प्लस H2। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है, Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, यानी कि आयरन एंड हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो अब भी बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर, आप इनमें से किसी को भी उठा लीजिए अब नेक्स्ट बैलेंस करने के लिए। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हम लोग चलिए हाइड्रोजन के एटम्स को इस अब आधी अधूरी बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए स्टार्ट करते हैं। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ H एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन के एटम्स इक्वलाइज करने के लिए मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन द RHS। तो उसी तरह जैसे हमने ऑक्सीजन के लिए टेबल बनाई थी ना, ऐसे हम हाइड्रोजन के लिए बना लेंगे। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम इनिशियल पहले कितने थे, 8, क्योंकि रिएक्टेंट साइड अब कितने एटम्स हो गए हैं हाइड्रोजन के, 4 टू ज़ा 8 हो गए हैं, जो कि किस में है, H2O में। और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2 हैं, किस में, H2 में। तो अगर हमें प्रोडक्ट साइड भी 8 करना है तो हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो हम H2 के आगे 4 लगा देंगे। अब हमारी केमिकल इक्वेशन कैसे दिखेगी, इस तरह से Fe प्लस 4H2O बिकम्स Fe3O4 प्लस 4H2। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या होगा, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड, यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, दैट इज आयरन। तो अब हम क्या देखने वाले हैं कि जो अब हमारा कौन सा एलिमेंट बच गया है जो अब भी बैलेंस नहीं है। तो अगर हम देखें तो हमारा बस एक एलिमेंट ऐसा है जो अभी भी बैलेंस नहीं है, वो है Fe यानी कि आयरन। तो सेम हम एक टेबल बना लेंगे आयरन के लिए। तो इनिशियली आयरन के कितने हमारे पास एटम्स हैं, 1, और प्रोडक्ट साइड हमारे पास आयरन के कितने एलिमेंट्स हैं, 3। बैलेंस करने के लिए हमें 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। फिर रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, दोनों साइड आयरन के 3 एटम्स हो जाएंगे। तो हमने यहाँ Fe के सामने 3 लगा दिया। अब हमारी जो इक्वेशन है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो गई है। 3Fe प्लस 4H2O बिकम्स Fe3O4 प्लस 4H2O। ये क्या है, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हम केमिकल इक्वेशन के लिए सिर्फ उनके सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल का। हम पूरा एलिमेंट का नेम नहीं लिखते हैं, हम उनके सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और सिंबल्स हमें याद करने पड़ेंगे, जैसे कि आयरन का सिंबल Fe होता है, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C। इस तरह से हमें सभी एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो लर्न होने चाहिए। और सिंबल्स के लिए क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जो कि पेरियोडिक टेबल एंड इट्स एलिमेंट्स है, उसमें पूरी टेबल दी हुई है जहाँ से हम उनके एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं उन्हें लर्न कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो ये केमिकल रिएक्शंस हैं ये बहुत बहुत टाइप की होती हैं, जिसमें से कुछ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ कंबाइन हो रहा है। तो व्हेनेवर in a chemical reaction 2 or more reactants combine to form a single product, then it is called a combination reaction। यानी कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन होकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि CaO यानी कि क्विक लाइम, और किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, H2O यानी कि वाटर के साथ, और वो हमें दे रहा है CaOH का होल ट्वाइस यानी कि स्लेक्ड लाइम।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो रिएक्टेंट है और मिलके बना रहे हैं प्रोडक्ट सिर्फ एक ही, तो इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हमारा हो गया C+O2 यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन बिकम्स CO2, ये मिलके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। टू एटम्स ऑफ H2 प्लस O2 बिकम्स 2H2O। देखिए यहाँ पे हम H2 प्लस O2 बिकम्स H2O, ये हमने जो 2H2 के आगे लगाया है, ये हमने इस पूरी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, H प्लस O2 बिकम्स H2 प्लस O2 बिकम्स H2O, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ऑक्सीजन है वो अनबैलेंस्ड रह जाएगा, तो इस वाली इक्वेशन को बैलेंस इस तरह से किया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। तो जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि रिएक्टेंट ज़्यादा थे, प्रोडक्ट एक था। इधर क्या है, इधर जो हमारा रिएक्टेंट है वो तो एक ही है, लेकिन वो ब्रेक डाउन होके हमें कई प्रोडक्ट दे रहा है। तो जैसे कि whenever a single reactant break downs into one or two or more products, then it is called a decomposition reaction। जैसे कि फर्स्ट हमें एग्जांपल दिया है 2FeSO4 becomes Fe2O3 प्लस SO4 प्लस SO3, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो तो है फेरस सल्फेट और वो बना रहा है फेरिक ऑक्साइड SO2 प्लस SO3, ठीक है, जो कि गैसेस हैं। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल दिया है वो है CaCO3 और जो ब्रेक हो रहा है CaO प्लस CO2, यानी कि जो लाइमस्टोन है वो हमारा बना रहा है क्विक लाइम भी, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। ये हमें एक और एग्जांपल मिल गया 2PbNO3 का होल ट्वाइस बिकम्स 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। यहाँ पे भी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये यहाँ पे और एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं? डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जैसे मान लीजिए आप हैं, आपका फ्रेंड है, आप दोनों बातें कर रहे हैं, अचानक आपका तीसरा फ्रेंड आता है, तो और जो आपके साथ खड़ा था वो कहीं और चला जाता है और वो आप उसकी जगह पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कि एक को हटा करके वो दूसरा आ जाता है। ऐसा ही इधर इस रिएक्शन में होता है, जैसे Fe प्लस CuSO4 बिकम्स FeSO4 प्लस Cu। आयरन था और कॉपर सल्फेट था, लेकिन अब आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और खुद कॉपर की जगह पे आ गया और इसने बना दिया आयरन सल्फेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसके जगह पे आ गया। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे और भी एग्जांपल्स हैं, Zn प्लस CuSO4 बिकम ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि Zn जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने कॉपर को उसके प्लेस से हटा दिया और खुद उसके प्लेस पे आकर जिंक सल्फेट बना लिया। इस एग्जांपल में Pb प्लस CuCl2 बिकम्स PbCl2 प्लस कॉपर, यानी कि जो हमारा लीड है उसने कॉपर को हटा करके लीड क्लोराइड बना लिया और कॉपर क्लोराइड को सिर्फ कॉपर में बदल दिया। ठीक है, इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन डबल, यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल से हमें समझ में आएगा, Na2SO4 प्लस BaCl2 बिकम्स BaSO4 प्लस 2NaCl। ये Na का मतलब होता है सोडियम, सोडियम यानी कि जैसे NaCl जो हमारा ये बना है ना, ये है सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा जो कॉमन साल्ट है उसका फॉर्मूला है। जो हमारे घर में नमक होता है उसका हमारा फॉर्मूला होता है NaCl। तो देखो इधर क्या हुआ कि Na ने तो Cl के साथ यानी क्लोराइड के साथ कंबाइन कर लिया और Ba ने यानी बैरियम ने सल्फेट के साथ कंबाइन कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जब भी
किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब भी किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ना जुड़ करके उससे डिस्प्लेस होकर किसी दूसरे एलिमेंट के पास चला जाता है तो वहाँ हो जाता है हमारा रिडक्शन। इसे हम दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि जब भी किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, ऑक्सीजन ना जुड़ करके हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है तो उसका हो जाता है रिडक्शन। और किसी के साथ अगर हाइड्रोजन किसी से डिस्प्लेस होकर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है तो उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कि इस रिएक्शन में 2Cu + O2 बिकम्स 2CuO। कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही CuO + H2 बिकम्स Cu + H2O। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर के पास से ऑक्सीजन हट के H2 के पास चला गया तो कॉपर का हो गया रिडक्शन, और H2 के पास ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन। जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल है ZnO + C बिकम्स Zn + CO। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो जिंक है उसका तो हो गया रिडक्शन क्योंकि उसके पास से ऑक्सीजन हट गया, और जो कॉपर है उसका हो गया ऑक्सीडेशन क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन आके जुड़ गया। सेम हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें है MnO4 + 4HCl बिकम्स MnCl2 + 2H2O + Cl। तो यहाँ पे Mn का क्या हुआ है, रिडक्शन क्योंकि इसके पास से ऑक्सीजन हट गया, और हमारा जो H2 है उसका हुआ है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आता है हमारा, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या आपने ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स को डेली लाइफ में भी महसूस किया है, तो हाँ किया है। कोरोजन यानी कि जो कि हमारा जंग जो लग जाता है, जैसे जो हमारा जो आयरन होता है जब वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो उससे क्या हो जाता है, वो जो हमारा Fe होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रिएक्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा जो कोरोजन हो जाता है यानी कि जंग लग जाता है। तो ऑक्सीडेशन यानी कि वो ऑक्सीजन उसके साथ आके जुड़ जाता है, इसी वजह से हमारा जो होता है कोरोजन जंग होता है, जंग लग जाता है। तो ये एक इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का। सेम हमारा रेंसिडिटी यानी जो पैकेट्स वगैरह में जो वो हमें फास्ट फूड वगैरह होता है, लाइक टेढ़े मेढ़े वगैरह जो ये चीज़ें आती हैं, इनमें क्या होता है जब हम इन्हें ओपन करते हैं और इन्हें ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो कुछ देर बाद इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो वो जो प्रोसेस है उसे ही रेंसिडिटी बोलते हैं, और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ही उसका वो जो टेस्ट वगैरह वो चेंज होता है। तो ये भी एक इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में क्या कमी रह गई इस बात के लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाना आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।